हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके केमिस्ट्री सैम्पल पेपर टर्म 2 का सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी आपका 3 मार्क्स ईच है और इस सेक्शन से आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अल्टीमेटली देखा जाए तो सेक्शन बी से आप 24 मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज, यहाँ पे पूछ रहा है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं, हमें इन स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई करना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द अमोनोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, तो ए ऑप्शन के लिए मैं बता देती हूँ। हम अगर क्लोरोबेंजीन का अमोनोलिसिस कराते हैं उस केस में हमें एनिलीन देखने को नहीं मिलता। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे जो कार्बन टू क्लोरीन आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ये सिंगल बॉन्ड ना होके यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये पार्शियल डबल बॉन्ड किसकी वजह से है? ड्यू टू कॉन्जुगेशन। ठीक है, वो कॉन्जुगेशन है वहाँ पर, इसलिए वो स्टेबलाइज्ड भी है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये बॉन्ड को हम ब्रेक नहीं कर सकते और दैट इज़ वाई एनिलीन फॉर्म नहीं होता है ऑन अमोनोलिसिस। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन बी है आपका, दैट इज़ योर एन इथाइल इथेनमाइन। जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चंस गिवन हो तो आप पहले उनका एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लिया करो। तो एन इथाइल इथेनमाइन की अगर ये बात कर रहा है तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखेंगे, एन इथाइल, ठीक है, और इथेनमाइन, तो यहाँ पे ये हो जाएगा CH2, ये CH3। तो ये है आपका एन इथाइल एंड इथेन अमाइन। ठीक है, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि ये जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वो गिवन है 329.3 केल्विन। ठीक है, और अगर आप बात करो ब्यूटेन अमाइन की तो इसके लिए भी फॉर्मूला लिख लेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दैट इज CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, और ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 350.8 केल्विन। ठीक है, अब वो ये पूछ रहे हैं कि बोथ आर आइसोमेरिक इन नेचर, फिर इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्यों है? ठीक है, अब आप खुद देखो कि अगर आप यहाँ पे काउंट करो, नंबर ऑफ कार्बन्स 4, यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन्स 4, सॉरी यहाँ पे मैंने वो नहीं मेंशन किया ना, ब्यूटेन अमाइन था CH2, यहाँ पे NH2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन्स 4 हैं, यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन्स 4 हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1। ठीक है, दोनों आइसोमर्स हैं आपस में। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, यहाँ पे जो अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, इट इज़ कनेक्टेड टू 2 कार्बन्स। तो यहाँ पे ये सेकेंडरी अमाइन है, दिस इज योर सेकेंडरी अमाइन। और अगर आप इसकी बात करो, ये वाले किसकी? ब्यूटेन अमाइन की, तो ये हमारा प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, इट इज़ अटैच्ड ओनली 1 कार्बन, तो यहाँ पे ये प्राइमरी अमाइन है। अब एक चीज़ मैं बता दूँ कि बेसिकली जो बॉइलिंग पॉइंट इनका इतना ज़्यादा दिख रहा है 329 एंड 350 केल्विन, उसके पीछे रीज़न ये है, दोनों के पीछे एक रीज़न है कि इनमें होती है इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड वी ऑल नो कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। ठीक है, तो अब आप खुद सोचो कि प्राइमरी अमाइंस में, ठीक है, 2 हाइड्रोजन हैं टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ अदर मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन आटम, जबकि सेकेंडरी अमाइंस में क्या है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आटम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतना इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करेगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जबकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा एक्सटेंड पे होगी, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी अमाइंस में 2 हाइड्रोजन है, दैट इज़ वाई यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। मोर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर इज़ योर बॉइलिंग पॉइंट। तो होप आपको सेकेंड क्वेश्चन समझ आया, मतलब बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसाइलेशन ऑफ एनिलीन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। यस, ये क्वेश्चन अच्छा था। आपको एसाइलेशन कराना है एनिलीन का इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। बेसिकली ये रिएक्शन कराई जाती है फॉर द रिमूवल ऑफ HCl, जिससे कि रिएक्शन क्या हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करे, या फिर इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन का है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखो, दिस इज योर एनिलीन, सी ऑप्शन है ये। ठीक है, दिस इज योर एनिलीन। यहाँ पर जब इसका रिएक्शन आप
एसाइल क्लोराइड या फिर हम इथेनॉइल क्लोराइड ले ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इससे कराते हो तो उस केस में यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से Cl बाहर निकलता है एंड दिस यूनिट जॉइंस टू योर NH। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो यहाँ बना देती हूँ, यहाँ पे बनेगा NH साथ में CO और CH3। देखो ये CO CH3 इस NH से जाके जुड़ गया और बाहर कौन निकला है, HCl। देखो ये यहाँ पे इसको और चलो कोई ना, यहाँ पे इसको दोबारा बना देती हूँ। हाँ अब देखो, अब क्लियर है। तो यहाँ पर देखो मैं इसको रब करके यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ, NH एंड एक H, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से Cl, ये क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं और ये पूरी यूनिट इस NH के साथ जुड़ जाती है और यहाँ पे एसिटेनालाइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप लिख लो एसिटेनालाइड का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली इट इज़ एन अमाइड, बेसिकली इट इज़ एन अमाइड का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो हुई है वो इसलिए करवाई जाती है कि आपका HCl को रिमूव कर सके और रिएक्शन का इक्विलिब्रियम हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर सके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया ये। अब इसके चॉइस में आपको एक और क्वेश्चन गिवन था, तो उस एक और क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, ये और ऑप्शन में गिवन था, या तो आप फोर्थ में वो वाला अटेम्प्ट करते या ये वाला, जो भी आपको सूटेबल था। तो क्वेश्चन है कन्वर्जन का क्वेश्चन है। यहाँ पे वो बोल रहा है कि आपको ये ऑप्शन देख रहे हैं, आपको बनाना है फिनॉल से फिनॉल टू एन फिनाइल इथेनमाइड, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है कि आप पहले इनका स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करो कि एग्जैक्टली आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है। तो उससे आपको एक जनरल आइडिया लगेगा कि मुझे क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। अब देखो फिनॉल आपको गिवन है, मतलब यहाँ पे इस फिनॉल से आपको ऐसा कुछ करना है, ऐसी कुछ सक्सेसिव रिएक्शंस करानी है जिससे आपका एन फिनाइल इथेनामाइड बने। तो एन फिनाइल इथेनामाइड क्या है, ये आपका फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है NH, CO, इथेनामाइड है CO CH3, ये आपको बनाना है, ठीक है। अब कन्वर्जन में ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेप में ही आपका क्या बन जाए प्रोडक्ट, मतलब जो आपका जो भी गिवन है रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, मतलब उसका कन्वर्जन आप एक स्टेप में नहीं दिखा सकते। देयर कैन बी मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस ऑल्सो। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, ए स्टेप में फिनॉल का रिएक्शन आप करा दो जिंक डस्ट से। किससे करा दो, जिंक डस्ट से। हमें इस OH का कोई यूज़ नहीं दिख रहा है, कोई भी यूज़ नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें मिल जाएगा यहाँ पे बेंजीन। क्या मिल गया आपको, बेंजीन। अब इस बेंजीन का आप क्या करा दो, नाइट्रेशन। वो भी किससे कराओगे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो उस केस में यहाँ पे हमें नाइट्रेशन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हमें NO2 मिल जाएगा। फर्दर आप इसका रिएक्शन किससे कराओ, NaNO2 और HCl से, तो वहाँ पे आपको एनिलीन मिल जाएगा बच्चों। क्या मिल जाएगा, एनिलीन, ठीक है। और एनिलीन अभी हम पढ़ के आए हैं, एनिलीन देखो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा है। एनिलीन का रिएक्शन हमने किससे कराया, एसाइल क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। यहाँ पिरिडीन देखो प्रेजेंस था ना, लिख लो पिरिडीन। तो हमें ये वाला प्रोडक्ट ही तो मिल रहा था, ठीक है। तो सेम रिएक्शन तो वहाँ होगी, हमें यही तो प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ से तो आइडिया ही मिल गया कि यहाँ पे आप रिएक्शन करा दो CH3COCl से, वो भी किसके प्रेजेंस में, पिरिडीन। यहाँ पे हम एसाइलेशन करा रहे हैं एनिलीन का इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। उस केस में हमें एन फिनाइल इथेनामाइड मिल जाएगा, NHCOCH3। तो इस तरीके से आपको कन्वर्जन्स करने हैं। यहाँ पे आपको जो रिक्वायर्ड नहीं है उसको हटा दो। अब तुम्हें नाइट्रोजन लाना था, अब नाइट्रोजन लाने के लिए कौन सा तरीका है, नाइट्रेशन करा दो। नाइट्रेशन करा दिया, अब तुम्हें तो एनिलीन चाहिए क्योंकि तुम्हें तो अमाइड बनाना है, ठीक है। तो NH2 तो चाहिए कम से कम, तो NO2 को आप कन्वर्ट कर दो किस में, वहाँ पे NH2 ग्रुप में। तो वो आप कैसे करोगे, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो इस तरीके से आपको कन्वर्जन्स करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट है आपका क्लोरोइथेन से आपको मीथेनमाइन बनाना है। क्या बनाना है? क्लोरोइथेन से मीथेनमाइन। तो देखो बी, क्लोरोइथेन क्या होगा बच्चों? CH3 CH2 Cl, ठीक है। और इससे आपको मीथेनमाइन बनाना है। मीथेनमाइन क्या है आपका? यहाँ पे CH3 NH2, ये हो गया आपका मीथेन अमाइन। आपको ये कन्वर्जन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CH3 CH2, यहाँ पे Cl है। अब मुझे Cl का कोई खासा यहाँ पे यूज़ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे NH2 तक जाना है। तो यहाँ पे मुझे क्या कर देती हूँ मैं, सबसे पहले एक्वस NaOH से इसका रिएक्शन करा देती हूँ। उस केस में हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? अल्कोहल। क्या मिल गया? अल्कोहल मिल गया। अब इस अल्कोहल का हम क्या कर दें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसका क्या करा दें, रिएक्शन करा दें। अब मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों लिया? क्योंकि हमें पता है जब भी हम अल्कोहल का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? CH3 COOH, ये मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें COOH ग्रुप भी रिक्वायर्ड नहीं है, हमें तो कैसे भी करके नाइट्रोजन को सीन में लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अमोनिया से इसका रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो उस केस में यहाँ पर हमें मिल जाएगा अमाइड। उस केस में हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? अमाइड मिल जाएगा। और ये जो अमाइड है, ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये CO ग्रुप नहीं रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए हम होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करा देंगे। मतलब Br2 के प्रेजेंस में, यहाँ पे सॉरी KOH के प्रेजेंस में, या फिर किसी स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में हम Br2 रखते हैं, तो होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होती है। देखो पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिक था, मैं आपको लिख के देती हूँ कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिक आपके नेम्ड रिएक्शन पे बेस था। तो बच्चों 8-10 नेम्ड रिएक्शंस हैं, अच्छे से पढ़ लेना। बहुत थैंक यू बोलोगे आके कि मैम सारा का सारा पेपर नेम्ड रिएक्शन से आया था, ठीक है। तो यहाँ से ये CO गायब हो जाएगा और हमें मीथेनमाइन मिल जाएगा। सो दिस इज आवर प्रोडक्ट, और इसको हम नाम क्या देंगे? मीथेनमाइन, ठीक है। और ये क्या था हमारा? क्लोरोइथेन। आपने कुछ नहीं किया है, CH3 CH2 Cl का किससे रिएक्शन कराया? एक्वस NaOH से। आपको अल्कोहल मिला, अल्कोहल का आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराया। कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब आपने अमोनिया से कराया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, उस केस में आपको अमाइड मिला। और फिर जब आपने रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ बेस Br2 से, तो उस केस में आपको CH3 NH2 मतलब मीथेन अमाइन मिल गया। एंड प्राइमरी अमाइन का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन आपका, एक मिनट। सो द लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का वो क्या है? वो है हमें प्रोपेन नाइट्राइल से इथेनॉल बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रोपेन नाइट्राइल CH3 CH2 CN, और बनाना क्या है? CH3 CH2 OH आपको बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस प्रोपेन नाइट्राइल का हाइड्रेशन कर दो, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही आप ये करोगे इससे रिएक्शन, तो प्रोपेन नाइट्राइल आपका CH2C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH2, मतलब यहाँ पे आपको अमाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने रिएक्शन इसका H3O पॉजिटिव से कराने का पहला रीज़न ये था कि मुझे कहीं से ऑक्सीजन भी रिक्वायर्ड था, कि भाई ऑक्सीजन कहीं से तो रोल में आ जाए और मुझे कुछ अपने प्रोडक्ट बनाने की अप्रोच मिले, ठीक है। अब फर्दर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, Br2 NOH से अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूँ, तो यहाँ पे हम सेम चीज़ कर रहे हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे Br2 NOH से रिएक्शन करा रहे हैं, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो बच्चों, जैसे आप अमाइड का रिएक्शन कराते हो उस केस में आपको अमाइन मिलेगा, और जैसे ही आप अमाइन का रिएक्शन HNO2 से करा दोगे आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो कि क्या है? इथेनॉल, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा CH3 CH2, यहाँ पे NH2, और जब आप इसका रिएक्शन HNO2 से करा दोगे तो उस केस में आपको CH3 CH2OH मिल जाएगा। ये हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है एंड इसको हम नाम देते हैं इथेनॉल, ठीक है। तो ये था आपका क्या, ये कन्वर्जन था, और ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है ये। तो क्वेश्चन है कि एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स गिवन है, ठीक है, वो ग्रीन कलर शो कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स गिवन है, वो कौन सा कलर शो कर रहा है, ब्लू कलर शो कर रहा है। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स में एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ। एक में है निकिल H2O होल 6 टू द पावर 2+, और दूसरा कॉम्प्लेक्स है आपका निकिल H2O 4 En यहाँ पे 2+, ठीक है। ये कलर कौन सा शो कर रहा है, ग्रीन, जबकि ये जो कलर शो कर रहा है दैट इज ब्लू। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट कलर देखने को मिल रहे हैं। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे जो ये लिगेंड है, ये जो लिगेंड है वो H2O है, जबकि यहाँ पे जो लिगेंड है वो H2O एंड En है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये En है ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। En तो सबको पता है ना, और यहाँ पे H2O क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दिस इज योर वीक फील्ड लिगेंड। तो अब होगा क्या बच्चों कि जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं उन केस में स्प्लिटिंग क्या होती है, डी ऑर्बिटल्स की जो स्प्लिटिंग होती है आपकी Eg एंड T2G एंड Eg में, वो वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होती है, स्प्लिटिंग कम होती है। तो वहाँ पे हमें डी ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें डी ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे, और वो डी ट्रांजिशन क्यों देखने को मिल रहे हैं, ड्यू टू लेस स्प्लिटिंग ऑफ योर Eg एंड T2G ऑर्बिटल। जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में हमें डी ट्रांजिशंस देखने को नहीं मिलते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स तो ग्रीन कलर शो करता है और ये कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर शो करता है। सारा का सारा स्प्लिटिंग पे बेस्ड आंसर है। यहाँ पे स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है और यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑर्बिटल्स की कम होती है, दैट इज़ वाई यहाँ पे डी ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो एक बार इसको दूसरी स्लाइड पर देखते हैं, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला लिखना है हमें। ये नाम गिवन है, नाम क्या गिवन है, ट्रिस इथेन 1,2-डाई अमाइन, मतलब ENE गिवन है बेसिकली। तो यहाँ पे हम उसको लिखेंगे ट्रिस इथेन 1,2-डाई अमाइन, 1 and 2 डाई अमाइन है। तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे NH2, और ये ट्रिस है तो होल थ्राइस लगाएंगे। जो भी आपका मेटल होता है डी ब्लॉक मेटल वो आगे आएगा, ये कॉम्प्लेक्स को बंद करेंगे। अब देखो कोबाल्ट पे 3+ चार्ज बोल रहा है और यहाँ पे सल्फेट बोल रहा है, तो अब इसको आपको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, तो यहाँ पे 6 पॉजिटिव चार्ज 6 नेगेटिव चार्ज से बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो बच्चों आपका लिगेंड है ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मतलब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है, वहाँ पे पेयरिंग देखने को हमें मिलेगी। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो देखो यहाँ पे कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, तो कोबाल्ट के लिए पहले नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो देखो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो होता है 27। तो यहाँ पे ये इसका हो जाएगा 3d7 and 4s2। जब हम बात करेंगे कोबाल्ट 3+ की, तो 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो क्या बचेगा 3d6 and 4s0। यही कंडीशन होगी कोबाल्ट 3+ के लिए, आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोबाल्ट 3+ के लिए 3d का ऑर्बिटल ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका 3d हो गया, ठीक है, और इसको थोड़ा छोटा बना देती हूँ। कोबाल्ट 3+ के लिए एक 3d का ऑर्बिटल, एक 4s का, ये आपका 3d है, ये 4s है और ये आपका 4p है। s में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 एंड d में 5 एंड f में कितने होते हैं 14,
7 होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स का स्पेस होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3d6 है ना, तो 3d6 के केस में 1 2 3 4 5 एंड 6 हुन्स रूल के अकॉर्डिंग ही फिलिंग करनी है। ऐसे मत करना पेयरिंग में पहले भर दिए, पहले सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर उनकी पेयरिंग की जाती है। अब देखो ये जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसकी वजह से यहाँ पेयरिंग होगी, तो यहाँ पे ये पेयर अप हो जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पे जो अब आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग दिखेगी वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो अब देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो जो हमारे पास ऑर्बिटल्स बचते हैं वो क्या क्या होंगे, एक तो D2S एंड P3, ठीक है। और यहाँ पे D2sp3 1 2 3 4 5 6 हमने 6 यहाँ पे ऑर्बिटल्स क्यों लिए हैं, क्योंकि En कैसा है, बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब यहाँ पर ये क्या करेगा, ये 2 लोन पेयर्स डोनेट करता है। क्या करता है, 2 लोन पेयर्स, तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, दिख रहा है ना, समझ आ रही है ना बात। तो यहाँ पे एक En 2 लोन पेयर देगा तो 3 En कितने देंगे, 6 देंगे। तो 6 लोन पेयर के लिए हमें 6 ऑर्बिटल चाहिए, लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे फिलिंग होगी 1 2 3 4 5 और 6। En जो है आपका बेसिकली जो आपका ये ट्रिस इथेन 1,2 डायामीन है, En ही है बेसिकली, बाइडेंटेड है, हर एक En आपको 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक के हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक के, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक के। तो जो आपको बस रिक्वायर्ड ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हैं, 2 D के, फिर S के और फिर P के। और यहाँ पे ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल, तो बच्चों ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3, ठीक है। ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइटेनियम 4 प्लस ज़्यादा स्टेबल है जबकि आपके टाइटेनियम 2 प्लस एंड टाइटेनियम 3 प्लस स्टेबल नहीं है। उसके पीछे रीज़न है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे टाइटेनियम का, इसका एटॉमिक नंबर होता है 22, तो ये हो जाएगा 3d2 एंड 4s2, ठीक है। अगर हम टाइटेनियम 4 प्लस के लिए लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3d0 एंड 4s0, मतलब अब इससे पहले जो इलेक्ट्रॉन था, इससे पहले जो इलेक्ट्रॉन है मतलब 3p, वो कैसा है, कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम T1 2 प्लस की बात करेंगे तो उस केस में क्या हमें स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन मिलेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो फिर भी 3d2 रहेगा। Ti 3 प्लस की बात करेंगे तो 3d1 रहेगा। तो Ti 4 प्लस के केस में देखो यहाँ पे स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन हो गया है, ठीक है। और इस अटेनमेंट ऑफ नोबल गैस कन्फिग्रेशन की वजह से यहाँ पर ये क्या है, Ti 4 प्लस इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू योर Ti 2 प्लस एंड Ti 3 प्लस, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब 3D एलिमेंट्स की बात कर रहा है, सॉरी 3D नहीं, D ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो आयंस ऑफ द सेम चार्ज इन द गिवन सीरीज, यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक पूरी सीरीज़ की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे डिफरेंट आयंस हैं बट सबका चार्ज सेम है, लेकिन जैसे ही वहाँ पे हमें प्रोग्रेसिव एटॉमिक नंबर में इंक्रीज दिख रहा है बट आपका एटॉमिक रेडियस छोटा होता जा रहा है, मतलब एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर तो बढ़ता जा रहा है बट क्या होता जा रहा है, आयंस का साइज डिक्रीज होता जा रहा है। तो अब एक चीज़ समझो, सबसे पहली चीज़ बी ऑप्शन है ना, with increase in atomic number nuclear charge increases by unity, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं with increase in successive इलेक्ट्रॉन। जैसे आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो यूनिटी के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब एक चीज़ बता दूं कि जो आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हो तो बेसिकली हो क्या रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब
पेशेंस से समझना इसको। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ बढ़ रहे होंगे, डी ऑर्बिटल में। डी ऑर्बिटल में तो बढ़ रहे होंगे बच्चों। तो जब डी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और हम बात करें डी ऑर्बिटल की, तो ये लो शील्डिंग इफेक्ट शो करता है। लो शील्डिंग इफेक्ट शो करता है, और लो शील्डिंग इफेक्ट शो करने की वजह से न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पे जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है। देयरफॉर उस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से एटम का साइज आयन का साइज डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ड्यू टू लो शील्डिंग of d orbital electrons, nucleus, attraction of nucleus is greater on outermost electron। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आता है आपका जिंक। सी ऑप्शन, जिंक इज अ कंपैरेटिवली सॉफ्ट मेटल। ठीक है, आयरन एंड क्रोमियम आर टिपिकली हार्ड। तो बच्चों एक चीज़ बता दूं, जो जिंक है उसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जबकि आप बात करो आयरन की एंड क्रोमियम की, दोनों के पास ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और जो आप बात करो जिंक की, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इतनी हाई नहीं होती, जबकि इनके एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होती है। तो इसकी वजह से इन बेसिकली क्या है, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इनकी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है। ठीक है, और जिसकी वजह से ये कैसे होते हैं, दीज आर हार्ड। जबकि ऐसे केस में ऐसा कोई केस इसमें नहीं होता है, तो ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 5 का और पार्ट मिस हो गया था, वो भी कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इज T2G3Eg1। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स मेटल आयन के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है वो गिवन है आपको T2G3 एंड Eg1। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ए है इसमें, इज द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हाई स्पिन है या लो स्पिन है। पहली चीज़ ये कि अगर वीक फील्ड लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की हम बात करें तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था या फिर वीक फील्ड लिगेंड था। अब यहाँ पर देखो, क्या आपको T2G3 में पेयरिंग दिख रही है। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन T2G3 के बाद Eg में नहीं जाता, यहाँ पे फिर T2G4 होता, फिर 5, फिर 6, फिर Eg में। ठीक है, अब यहाँ पर T2G3 हाफ फिल हुआ है, उसके बाद Eg में इलेक्ट्रॉन गया है, मतलब ये है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो नहीं है, यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड लिगेंड है इसका मतलब वहाँ पे जो स्प्लिटिंग हुई है आपके Eg और T2G के बीच में, वो कैसी है, लो स्प्लिटिंग है। कैसी स्प्लिटिंग है, लो स्प्लिटिंग है। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्योंकि जब पेयरिंग हो जाती है, ठीक है, क्या यहाँ पेयरिंग दिख रही है, नहीं, यहाँ पे पेयरिंग नहीं दिख रही है। जब पेयरिंग हो जाती है उस केस में हम बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और जब क्या हो, वीक फील्ड लिगेंड हो, पेयरिंग नहीं हो, तब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है।
और जब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो हम इसको बोलेंगे हाई स्पिन। क्या बोलेंगे? हाई स्पिन। इस केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जीज लो देन पेयरिंग एनर्जीज में पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है और डेल्टा नॉट की वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर क्या दे देंगे? इट इज़ योर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये आपका आंसर होगा फॉर योर ए ऑप्शन। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है ड्रॉ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम फॉर द अबव कॉम्प्लेक्स। बहुत ईजी है, एक एनर्जी ग्राफ बना लेंगे। यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमने ली है एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं बच्चों? 3 T2G में है, 1 AG में इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ ये ऑर्बिटल में बना देती हूँ। 3D का ऑर्बिटल है तो 5 होंगे, 3D में 5 होते हैं ना, तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। और यहाँ पे इसका एनर्जी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे ये इसका एनर्जी लेवल होगा, ठीक है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे मैंने हाई क्यों रखा है? यहाँ पे एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स क्या है? हाई है, ठीक है। यहाँ पे अब हम यहाँ पे स्प्लिटिंग शो कर देते हैं, स्प्लिटिंग लो होगी। यहाँ पे आपके ईजी ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके T2G, ऐसे ये सारे ही बच्चों को आता है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं आपको, यहाँ पे आपको 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है और इस एनर्जी गैप को डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट करना है। ये छोटा सा आपका स्प्लिटिंग डायग्राम है और ये किस पे बेस्ड है? सारा का सारा एनर्जी पे, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे ये बोल रहा है एल्कीन ए, कोई एल्कीन है आपके पास ए है आपके पास एल्कीन, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी गिवन है इसका C5H10। अब लेकिन अभी आप में एल्कीन में ये श्योर नहीं हो कि डबल बॉन्ड कहाँ होने वाला है, ठीक है। अब हम आप क्या कर रहे हो? इसका ओजोनोलिसिस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ओजोनोलिसिस कर रहे हो। तो आपको कंपाउंड बी एंड कंपाउंड सी 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ठीक है। अब आप जब एल्कीन का ओजोनोलिसिस करोगे बच्चों, तो जो भी आपको बी एंड सी मिलेंगे उनमें कार्बोनिल ग्रुप तो मस्ट होगा ही होगा। दोनों में ही क्या होगा? कार्बोनिल ग्रुप। दोनों में ही क्या होगा? कार्बोनिल ग्रुप, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो C डबल बॉन्ड ओ, ये ग्रुप ज़रूर होगा। नेक्स्ट है, ये बोल रहा है कि जो B है वो फेलिंग्स टेस्ट देता है एंड ऑल्सो फॉर्म्स आइडोफॉर्म ऑन ट्रीटमेंट विथ I2 एंड NH2। तो इस केस में यहाँ से ये श्योर हो गया कि जो आपका B है वो एल्डिहाइड होगा, क्योंकि ये फेलिंग्स टेस्ट दे रहा है और फेलिंग्स टेस्ट के बाद ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है। तो उस केस पे यहाँ पे एल्डिहाइड होगा, वो क्या कौन सा होगा? एसिटिल्डिहाइड। अब देखो C के केस में हम बात करें, C जो है वो फेलिंग्स टेस्ट नहीं दे रहा है, मतलब एल्डिहाइड तो नहीं है। फिर नेक्स्ट है, बट वो आइडोफॉर्म फॉर्म कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो ग्रुप होगा वो होगा कीटोन, ठीक है। ये हो गया। और आइडोफॉर्म के लिए बात करें तो यहाँ पे जो कीटोन होगा वो होगा CH3 C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे R, ये ग्रुप अभी हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हमें ये बताना है A, B एंड C कंपाउंड क्या होंगे। तो यहाँ पर देखो, जो आपका CH3 है, इससे ओजोनोलिसिस आप एल्कीन का कर रहे हो, सॉरी ओजोनोलिसिस एल्कीन का कर रहे हो, तो प्रोडक्ट क्या क्या मिल रहा है? एक तो CH3CHO एसिटिल्डिहाइड, साथ ही ये मिल रहा है CH3C डबल बॉन्ड O R, ठीक है। ओजोनोलिसिस जब आप करोगे तो यहाँ पे प्रेजेंस रखोगे O3 और ZnH3O पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखो आपको ये प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो जो C5H10 आपका एल्कीन था, C5H10 एल्कीन, वो कुछ इस तरीके से होगा, CH3CH डबल बॉन्ड C और यहाँ पे CH3 का होल ट्वाइस। देखो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 4 5 6 7, सॉरी यहाँ पे ये H है, यहाँ पे CH3 है, ये कार्बन है 3 4, हाँ यहाँ पे 6 भी तो है ना, सॉरी ये कार्बन, ये हाइड्रोजन नहीं गिने, 6 हाइड्रोजन ये है, 7वां ये है, 8वां 9वां 10वां, C5H10 हो गया। तो यहाँ पर ये जो R है ये R डिटरमाइन हो जाएगा। अब ये R जो डिटरमाइन हुआ है वो क्या हो जाएगा? CH3, क्योंकि अल्टीमेटली 5 ही तो कार्बन है, 2 कार्बन ये रहे और 3 ये रहे। अब आपको क्या बताना है? आइडोफॉर्म टेस्ट भी बताने हैं जो B एंड C देंगे। तो देखो एक बार देख लेते हैं।
आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए एक स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप रिएक्शन CH3 CHO का रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, आपके I2 से, और यहाँ पे NaOH, ठीक है, ये भी 3 ले लो बैलेंस इक्वेशन के लिए, तो यहाँ पे CHI3 मिलेगा एक तो आपको आइडोफॉर्म, साथ ही 3HI मिलेगा और साथ ही आपको HCOO Na मिलेगा, ठीक है। जब आप कीटोन जो है आपका CH3 सो CH3, इसका रिएक्शन जब आप आयोडीन से कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, उस केस में भी आपको CHI3 मिलता है और साथ ही 3HI मिलेगा और यहाँ पे आपको मिलेगा सोडियम एसीटेट, ठीक है। और जो आइडोफॉर्म बन रहा है ये बेसिकली क्या है, येलो PPT है। क्या है, येलो PPT। तो ये सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। ये थोड़ा सा लेवल डिफ़िकल्ट का क्वेश्चन था कि हाँ बच्चों को थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सरफेस केमिस्ट्री से था और इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो डायग्राम गिवन है इस फिगर में, यहाँ पे ये कौन सा प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही है कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड हैं, एनोड एंड कैथोड। तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी रिगार्डिंग प्रोसेस होगा। नेक्स्टली यहाँ से वाटर इनलेट है, यहाँ से वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट का आउटलेट है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल सकता है, इलेक्ट्रोलाइट के मीन्स बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पे एनोड एंड कैथोड है, तो जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है, जो भी उसका चार्ज है, वो उसके अपने अपोजिट पोल पे अट्रैक्ट करेगा और इस मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आ जाएगा और बाहर आउटलेट से निकल जाएगा। तो ये कौन सा प्रोसेस है, डायलिसिस का प्रोसेस है ना, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और हम किसकी मदद से कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे प्रोसेस का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस का एप्लीकेशन क्या है, बेसिकली बच्चों ये देखो, यहाँ पे जो ये सेपरेशन प्रोसेस यूज़ होती है इलेक्ट्रोडायलिसिस, वो कोलॉइडल सोल्यूशन के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस का एप्लीकेशन है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, कैन द सेम प्रोसेस अकर विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, नॉर्मल जो डायलिसिस होता है वो अकर हो सकता है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे, लेकिन डायलिसिस बहुत स्लो प्रोसेस हो जाता है, उसमें भी हमें सेपरेशन देखने को मिलता है इलेक्ट्रोलाइट्स का। हम वहाँ पे भी कोलॉइडल सोल्यूशन को प्योरीफाई कर सकते हैं बाय रिमूविंग इलेक्ट्रोलाइट्स, बट वो एक स्लो प्रोसेस है और इस प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट एक धीरे धीरे निकलेगा। एक होगा कि एनोड एंड कैथोड आपका लगा हुआ है, एनोड को कौन अट्रैक्ट कर लेगा, एनाइंस, सॉरी एनोड पे कौन चले जाएंगे, एनाइंस, कैथोड पे कौन चले जाएंगे, कैटाइंस, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड से बस प्रोसेस फास्ट हो जाता है, बाकी ये प्रोसेस डायलिसिस से भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स when reaction N-ethyl ethanamine reacts with benzene sulfonyl chloride। तो देखो N-ethyl ethanamine क्या है, सॉरी यहाँ पे N-ethyl A है आपका, यहाँ पे NH, यहाँ पे ethyl CH2CH3 और यहाँ पे ये हो जाएगा CH2CH3, ठीक है। अब आप इसका रिएक्शन करा रहे हो, बेंजीन कहाँ गया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, तो ये हो जाएगा S, आपका डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl। तो देखो बच्चों अल्टीमेटली क्या होने वाला है, यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर निकलेगा और ये पूरा यूनिट इससे जुड़ जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, दैट विल बी S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N, यहाँ पे लग जाएगा आपका C2H5, मैंने कलेक्टिवली लिख दिया, यहाँ पे हो जाएगा C2H5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको नाम दोगे तो क्या हो जाएगा, N डाई इथाइल
बेंजीन सल्फोनिल अमाइड। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, बेंजाइल क्लोराइड का आप रिएक्शन किससे कराओगे, अमोनिया से। तो यहीं पे बता देती हूँ, बी है आपका बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल का मतलब 7 कार्बन रिंग है, मतलब रिंग के ऊपर एक एक्स्ट्रा कार्बन है, फिर उसके साथ क्लोरीन अटैच्ड है। कई बच्चे बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा के रिएक्शन करा देते हैं। नाम पढ़ो, बेंजाइल क्लोराइड है। इसको जब हम अमोनिया से ट्रीट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, देखो हमें यहाँ पर प्राइमरी अमाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, प्राइमरी अमाइन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे बेंजाइल अमाइन, इसको हम बोलेंगे बेंजाइल अमाइन। अब हम इसका रिएक्शन किससे करा दें, क्लोरोमीथेन से, CH3Cl से करा दें, तो उस केस में हमें यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो CH3, यहाँ पे NH, अब NH बचेगा, यहाँ से जो एक H था वो Cl के साथ बाहर चला जाएगा और CH3 इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम सी ऑप्शन देख लेते हैं। सी में क्या बोल रहे हैं, एनिलीन का रिएक्शन हमें क्लोरोफॉर्म से कराना है। ये आपका एनिलीन है, इसका रिएक्शन आपने कराया CHCl3 से। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपने एनिलीन को रिएक्ट करा दिया किससे, क्लोरोफॉर्म से, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक QH। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड। जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो बनेगा आपका फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। बहुत सिंपल थे ये तो क्वेश्चंस, डायरेक्टली क्वेश्चन थे। और देखो ये जो गिवन है आपको बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये हाइजेनबर्ग्स रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो आप पढ़ो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, यहाँ पे हमें IUPAC नेम बताना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो देखो यहाँ पे तो सीधा सीधा ये है, ये हो जाएगा आपका एनिथाइल एन-मिथाइल बेंजीन अमाइन, बस एनिथाइल एन-मिथाइल। ये तो बहुत सिंपल नॉमेनक्लेचर पूछा था, मतलब बेंजीन अमाइन। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं हमारे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। स्टेप रिएक्शंस हमेशा लेगेसी रही है बोर्ड्स की, हमेशा 5 मार्क्स में पूछा जाता था पर 3 मार्क्स में पूछा है, बट हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आपका C6H5NO2 है, इसका रिएक्शन SnHCl से कराया, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको एनिलीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों, एनिलीन। अब यहाँ पे अगर इसका फर्दर रिएक्शन कराओगे Br2H2O से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे दोनों ऑर्थो पोजिशन पे ब्रोमीन आ जाएगा, ये आपकी दोनों ऑर्थो पोजिशन पे और एक पैरा पे। ठीक है, फर्दर आप इसका रिएक्शन करा रहे हो NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो उस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ ही यहाँ पे Br लगा ही हुआ है। ठीक है, Br में तो कोई चेंज ही नहीं आया। और लास्टली आप इसका रिएक्शन करा रहे हो HbF4 से इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, उस केस में ये गायब हो जाएगा और उसकी जगह कौन जुड़ जाएगा, फ्लोरीन जुड़ जाएगा। और यहाँ पर देखो ये बहुत पढ़ने और डीप मैकेनिज्म की रिएक्शंस हैं। अभी आपने क्योंकि ये चैप्टर्स पढ़े नहीं हैं तो आपको ये रिएक्शंस में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, यहाँ पे F आ जाएगा, यहाँ पे आपका Br, यहाँ पे आपका Br, यहाँ नहीं, यहाँ पे Br। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, द वैल्यू ऑफ E0 फॉर द सेल इज। ठीक है, E0 सेल का वैल्यू आपको गिवन है, वो कितना गिवन है, दैट इज प्लस 1.260 वोल्ट। आपको निकालना है ई सेल। ठीक है, मतलब ई सेल निकालना है तो नर्स्ट इक्वेशन हमें अप्लाई करनी होगी। तो नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने से पहले हम इंडिविजुअल कैथोड्स पे एंड एनोड पे रिएक्शन देख लेंगे। तो अट एनोड रिएक्शन देखते हैं पहले क्या हो रही होगी, अट एनोड एंड अट
कैथोड। तो बच्चों एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हमें किसका देखने को मिल रहा है, Al का। मतलब यहाँ पे 2Al किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, 2Al3+ में। एक Al3+ आयन 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 2 कितने लूज कर रहे होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बात करो कैथोड की, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कैडमियम 2+ आयन क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होंगे और Cd में कन्वर्ट हो रहे हैं, कैडमियम सॉलिड में। तो यहाँ पे 3Cd2+ है, मतलब एक Cd को 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है फॉर रिडक्शन, तो 3 Cd को कितने का रिक्वायरमेंट होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 कैडमियम सॉलिड, और यहाँ पे जो ओवरऑल रिएक्शन निकल कर आएगी वो हो जाएगी 2Al + 3Cd2+, और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, एरो के एक इस तरफ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, एरो के उस तरफ 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2Al3+ + 3Cd सॉलिड। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे हमने ये एनोड एंड कैथोड के रिएक्शन इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमें n मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं उनका वैल्यू चाहिए। अब देखो सीधा सीधा नर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे, E cell इज इक्वल्स टू E0 ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n log बेस 10, और यहाँ पे Q क्या है आपका रिएक्शन कोफिशिएंट, और Q को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और Kc कब लिखते हैं बच्चों, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, जब अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन तो है नहीं है। ठीक है, तो अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ गया। क्यों, ई सेल हमें निकालना है, E0 सेल का वैल्यू गिवन है दैट इज 1.260 माइनस 0.059, n का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे कितने 6, यहाँ पे log बेस 10। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रखना है, प्रोडक्ट ये Al3+ है और 3 कैडमियम सॉलिड है, तो यहाँ पे हम रखेंगे Al3+ आयन, और देखो जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है बच्चों वो पावर में आ जाता है, तो यहाँ पे ये पावर में 2 हो जाएगा, यहाँ पे Cd और पावर में 3। ठीक है, ये सॉलिड है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम टू द पावर 2 और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cd2+ आयन टू द पावर 3, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को पावर में लगाना इंपॉर्टेंट है। और जब भी आपको सॉलिड्स गिवन हो, जैसे यहाँ पे ये एल्यूमिनियम सॉलिड है, पे सॉलिड लिख लो, ये सॉलिड है ना, तो जब भी सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन गिवन होता है तो हम उसको यूनिटी मान के चलते हैं, मतलब हम उसको यहाँ पे 1 मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये Cd और Al का तो हम कॉन्सेंट्रेशन नहीं भी रखें तो भी चलेगा, क्योंकि सॉलिड्स के केस में हम कॉन्सेंट्रेशन 1 मान के चलेंगे। तो यहाँ पे देखो जो रिएक्शन निकल कर आएगी वो क्या होगी, इक्वेशन दैट विल बी योर ई सेल। E0 सेल का वैल्यू भी हमने रख दिया था 1.26 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log बेस 10। यहाँ पे रखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al3+ आयन, और यहाँ पे देखो टू द पावर 2, और यहाँ पे रखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैडमियम 2+ आयन टू द पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे वैल्यूज़ ई सेल इक्वल्स टू 1.26 माइनस 0.0592 log में बेस 10। अब देखो Al2+ आयन का Al3+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है दैट इज 0.001 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Cd2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर गिवन है, और इसका हम कर देंगे क्यूब। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा बच्चों, बहुत सिंपल है, प्लेन नर्स इक्वेशन लगाइए, कुछ नहीं। आप देखो इसका आंसर निकल कर आएगा, उसके लिए ई सेल, सॉरी ये हमें 6 रखना है ना, मैंने फ्लो में 2 रख दिया। ठीक है, तो ई सेल का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, और वो कितना आएगा 1.269 वोल्ट। अब आराम से आप इसको बैठ के क्या करोगे, घर पे आराम से सॉल्व कर लेना, बाकी बहुत सिंपल मेथड है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, why are the fluorides of transition metals are stable in their higher oxidation state as compared to their lower oxidation state? So बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, why are fluorides of transition metals more stable in their higher oxidation state as compared to the lower oxidation state? इसके पीछे बस एक ही रीज़न है, दैट इज हाई बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, तो हाई बॉन्ड एंथैल्पी आप इतना भी लिख के आओगे तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल फील अट्रैक्शन व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखो
यहाँ पे बी के लिए आपको बोला है CO2 प्लस Ag प्लस Ti4 प्लस एंड Zn2 प्लस। अब आप देखो Zn2 प्लस स्टेट में अभी भी ये फुलफिल्ड कंडीशन में है, यहाँ पे Ti4 प्लस ये भी फुलफिल्ड कंडीशन में आ गया, नोबल गैस कंडीशन में ये भी, जबकि CO2 प्लस में ऐसा नहीं होता है, कोबाल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसके बाद भी उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है, ड्यू टू विच अगर हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वो अट्रैक्शन फील करेगा। ठीक है, सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन है इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज हायर देन 3D एंड 4D। तो पहली चीज़ ये समझो कि जब हम 5D सीरीज़ की बात करते हो तो वहाँ पे 4f ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है और 4f ऑर्बिटल्स की जो शील्डिंग होती है बच्चों वो वीक शील्डिंग होती है और वीक शील्डिंग होने की वजह से न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन अच्छा हो जाता है। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन योर न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी 5D की कंपैरेटिवली 3D से 4D से ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे 4f ऑर्बिटल्स वीक शील्डिंग शो करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, एंड इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन फिगर बिलो डी एंड एफ ब्लॉक में एक ही ग्राफ इंपॉर्टेंट है और वो ग्राफ यहाँ पे दिया है और ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट ईयर ये ग्राफ पूछा जाता है आपके बोर्ड्स में। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाई मैंगनीज हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन क्रोमियम। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा रीज़न है कि जो मैंगनीज है उसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके पीछे ये रीज़न है कि यहाँ पे उसका लोएस्ट हमें मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर दूसरा देखोगे तो इनके बीच में अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग भी होती है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे क्या होता है, हमें डीलोकलाइजेशन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे मैंगनीज के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ये इतना भी कोई बच्चा लिख के आएगा, दैट इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ 3D सीरीज हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू योर 4D सीरीज। ठीक है, 3D सीरीज में का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कंपैरेटिवली 4D के कम क्यों है। ठीक है, तो उसके पीछे रीज़न देखो, जो आपके 4D एंड 5D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली हमें हैवी मेटल बॉन्डिंग करते हुए दिखते हैं, जबकि 3D के केस में ऐसा नहीं होता है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है 3D का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द मेटल विद द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट देखो W का हाईएस्ट है और W क्या है बच्चों हमारा, टंगस्टन। ये क्या है हमारा, टंगस्टन। और बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। ठीक है, आपके सेक्शन बी के, अगर किसी ने थोड़ी सी भी मेहनत की, नो डाउट ऑर्गेनिक थोड़ा पार्ट टफ हो जाता है। अगर हमने नहीं पढ़ा हो और उससे पहले हम सैम्पल पेपर देख रहे हो तो वो और भी ज़्यादा टफ हो जाता है। तो डोंट वरी, आप पढ़िए, फिर इसके बाद सैम्पल पेपर सॉल्व करना, फिर और अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी देखेंगे और इसके बाद हमारा सैम्पल पेपर का सीरीज़ ओवर हो जाएगा। थैंक यू।